This is the practice sheet including all the type of questions. ले लिया क्वेश्चन नंबर 8 तक? Yes, sir. Then 9 and it is having the numericals on the combustion also. Today I will be discussing the combustion calculations, the last topic. और इसी के न्यूमेरिकल्स में के बस कंसेप्ट अगर बिल्डअप हो गया देन इट विल बी इजी. इट इज आल्सो वेरी कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो लेट मी जस्ट प्रोसीड टू दी. बस ये है, यू पीपल ज्वाइन वेरी लेट. अब बच्चों की तरह भी राइट नाउ ओनली 12 स्टूडेंट्स आर देयर. चलिए, नो इश्यूज. तो आई एम टुडे स्टार्टिंग विद द कंबशन कैलकुलेशंस. और इसके न्यूमेरिकल्स एक बार हमने कहा था आई विल बी यूजिंग पेपर पेन, बट जस्ट टू गिव यू द प्रिंसिपल्स और द कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विद द कंबशन. आई एम शेयरिंग दिस पीपीटी एंड देन आई विल बी मूविंग टू द पेपर पेन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स. देखिए, कंबशन पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे आपको दे दिया जाएगा. एक तो बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि 1 kg कार्बन को जलाने के लिए कितना एयर का वेट या वॉल्यूम चाहिए होता है. दैट इज कैलकुलेट द वेट ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 kg और 10 kg ऑफ कार्बन. तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट के कंबशन की बात कर रहे हैं. Whereas the second type of question आपको दिए कहा जाएगा calculate the weight and volume of air for the combustion of a fuel containing the following or having the following composition. उसमें कई सारे आपके components दिए होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन. आपको कई सारे components दिए होंगे और कहा जाएगा you have to calculate the total amount of air or volume of air that is required for the combustion of 1 मीटर क्यूब ऑफ द फ्यूल. मतलब आपको हो सकता है कॉम्पोजिशन पूरा 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल के लिए तो वॉल्यूम दे रहे हैं और पूछ रहे हैं वेट ऑफ एयर निकालना है, या वेट दिया है और कहते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर निकालिए. तो इनके लिए यू मस्ट नो द कंसेप्ट. तो एक के लिए क्लियर होगा तो बाकी 10-15 जो भी दिए होंगे उस हिसाब से यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट. तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड और द हाउ दिस कंबशन और व्हाट इज दिस कंबशन. याद रखिएगा सबसे पहले कि आपका जो कंबशन होता है किसी भी एलिमेंट का या सब्सटेंस का, इट इज अकॉर्डिंग टू ऑलवेज देयर मॉलिक्यूलर वेट्स. उसके मॉलिक्यूलर वेट्स के अकॉर्डिंग होता है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन. राइट नाउ लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट. जब हम ये कह रहे हैं कि आपका इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको C की कंबशन रिएक्शन लिखनी है तो या C+O2 गिव CO2. दैट मीन्स अब हमारा क्या हो जाएगा कंसेप्ट. अब हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं तो इसकी मतलब नहीं है. अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हमने कहा ही है कि हमेशा 1 मोल के लिए लिखना है, बैलेंस करना है रिएक्शन को. उसके बाद अब मॉलिक्यूलर वेट्स देखिए. 12 ग्राम कार्बन के लिए आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए for the combustion of 12 gram of or 12 kg of carbon. How much amount of or how much weight of O2 is required by weight according to this chemical reaction? 32. 32. ठीक है. तो yes, तो 1 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी. अब ये देखना प्लीज रिमेंबर, बार बार कहते हैं. अब आपका 1 ग्राम कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी. अब आपके पास 12 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है. हमेशा याद रखना जो निकालना है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में और दूसरे की वैल्यू डिनोमिनेटर में. तो O2 रिक्वायर्ड आपको निकालना है. तो O2 रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 32/12. कार्बन होता तो इट वुड बी 12/32 कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन को जलाएगी. तब इट वुड हैव बीन 12/32. अभी 32/12 होगी.
तो x ग्राम अगर आपका फ्यूल में दिया हो, परसेंटेज में दिया होगा नो डाउट, तो हम उसे परसेंटेज से ग्राम में बदलेंगे, मास में बदलेंगे। तो x ग्राम में के लिए कितनी कार्बन ऑक्सीजन चाहिए होगी? x इंटू 32/12। 32/12। यस। तो सिमिलरली जो जो एलिमेंट्स दिए होंगे उसकी सबसे पहले हम कंबशन रिएक्शन लिखते हैं, और उस रिएक्शन के आधार पे वी कैलकुलेट कि कितना वेट, और आपका मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और सब्सटेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कहता है 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज मास इक्वल टू इट्स, हमें सबको पता है एसटीपी पे 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस का वेट कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स वेट? यस A5, 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस, किसी 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस अगर कोई है आपका एसटीपी पे है, तो उस एसटीपी पे उसका भार कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स वेट? इट विल बी 1 मोल। मोलर मास। यस, मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के बराबर होता है, दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ये किस लिए करना है? ये हमें आगे चल के हेल्प करेगा टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू वेट। वेट को अगर वॉल्यूम में बदलना होगा तो वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशनशिप कि एट एसटीपी 22.4 लीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कि ऑक्सीजन का क्या वेट, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा एट एसटीपी? 1 मोल, दैट इज 32 ग्राम। तो this relationship will help you to convert weight into volume or volume into weight. Got it? Yes, ma'am. Second point. Yes, ma'am. Now, हाँ, अभी अलग से पॉइंट समझाते जा रहे हैं, फिर समराइज करेंगे। Now, the third point, air contains 21% of oxygen by volume and 23% of oxygen by mass. मतलब क्या है? अब हमें रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए, एयर और ऑक्सीजन किस तरीके से रिलेटेड है। हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में अगर हम वेट के अनुसार बात करें तो 23% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेरिक एयर, और एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन कि 100 अगर आपका ग्राम एयर है तो 100 ग्राम एयर में कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा? 23, मैम। जस्ट सी दिस थर्ड पॉइंट। यस, 23। वेट का तो 23 है ना, और वॉल्यूम अगर बात करें 100 मीटर क्यूब एयर में कितने मीटर क्यूब होगा? उसमें आपका 21 मीटर क्यूब आपका ऑक्सीजन होगा। ये एक्चुअली क्यों हम लोग कर रहे हैं? हमें एयर की कैलकुलेशन करनी है, पर कंबशन रिएक्शन से हम एयर नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे? हम टोटल O2 रिक्वायर्ड निकालेंगे और टोटल O2 रिक्वायर्ड को फिर एयर में बदल देंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप कि एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम एंड 23% ऑक्सीजन बाय वेट, राइट। तो अभी अलग अलग समझाते चलते हैं, फिर जब एक साथ समझाएंगे, जहां डाउट हो तो प्लीज डू आस्क। नाउ द नेक्स्ट, यही पॉइंट, हेंस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द फ्यूल। अब हमें अगर टोटल O2 पता चल जाए, किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितना आपको O2 चाहिए, तो उसको एयर में नहीं बदल सकते हो? बदल लोगे कि नहीं बदल लोगे? Yes, ma'am. वही बदल लेंगे मैम। yes, we will be converting the total O2 required into total weight of air or total volume of air. Next point states that combustion reaction is always written for 1 mole. जो हम लोग बार बार कह रहे थे, हम आपको शुरुआत से कह रहे थे कि जब भी किसी एलिमेंट या सब्सटेंस की आप कंबशन रिएक्शन लिखेंगे तो हमेशा एक मॉलिक्यूल, ये C के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर यू कैन नॉट चेंज द कोफिशिएंट, यहाँ हमेशा 1 ही रहेगा, उसके हिसाब से आप बैलेंस करेंगे, राइट। मीथेन भी दिया हो तो 1 मोल ऑफ मीथेन, ब्यूटेन दिया है तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट, आप उस सब्सटेंस का आप वो वॉल्यूम्स या मोल्स नहीं चेंज करोगे, इट विल बी ऑलवेज फॉर 1 मोल, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज टेकन कैलकुलेशन में। जब हम वेट ऑफ एयर की बात करेंगे, क्यों, जब हमने अभी आपसे कहा एसटीपी पे 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस हैज, ये रहा वॉल्यूम उसका एट एसटीपी, और उसका वेट या मास उस टाइम कितना होगा, बराबर उसके मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो मान लो न्यूमेरिकल में पूरा कैलकुलेशन हमने वॉल्यूम में किया है और एंड में आंसर हमसे वेट में पूछ लें, तब हमें कन्वर्जन करना पड़ता है इस रिलेशनशिप से। तो एयर, हमने वेट ऑफ एयर निकाला, अब वेट ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ एयर में अगर बदलना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 28.97। कई कई जगह 28.94 दी है, कहीं कहीं 28.967 दी हुई है, बट वी विल बी टेकिंग एट 28.97। और आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो 20 एग्जाम के लिए कह रहे हैं, अभी नहीं, 28.9 भी ले सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम ऑक्सीजन और नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। मिनिमम नेट O2 इज इक्वल ग्राम पर मोल किसके लिए लेंगे मैम? एयर का। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, यूनिट पे मत जाना, न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी हम समझाने, अभी हम सिर्फ ये पॉइंट्स तुम लोगों को अभी 1 मिनट बाद कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आपसे ये आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम ऑक्सीजन और नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। Net O2 is equal to total oxygen required minus oxygen present in the fuel। ये पॉइंट जरा समझिएगा। हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक फ्यूल है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, मीथेन है, या भी हम सिर्फ इन 3 की बात करें। कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। एयर की वेट की बात कर रहे हैं, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम C की कंबशन रिएक्शन लिखेंगे। मान लो C के लिए X ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत निकल के आई, टोटल वैल्यू X। हाइड्रोजन के जलाने के लिए Y ग्राम ऑक्सीजन निकल के आया, सल्फर को जलाने के लिए Z ग्राम ऑक्सीजन निकल के आया, ठीक है। तो टोटल O2 रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ दिस फ्यूल? इट विल बी X प्लस Y प्लस Z, एम आई राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर ये कह रहे हैं, अब फ्यूल के कॉम्पोजिशन पे, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टोटल निकालने के बाद हम तुरंत नेट O2 का फॉर्मूला लिखते हैं जिससे ये स्टेप तुम लोग छोड़ो नहीं, कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। टोटल O2 निकालने के बाद नेट O2 रिक्वायर्ड निकालते हैं। नेट O2 रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ये तो हमें चाहिए टोटल ग्रॉस ये है, नेट मतलब एक्चुअल कितनी बाहर से देनी है ऑक्सीजन, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, it is equal to total oxygen required as per as composition minus oxygen present in the fuel। मतलब अगर आपके कॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन दिया हो, फ्यूल में ही ऑक्सीजन हो, मान लो ऑक्सीजन आपका हमने कॉम्पोजिशन दिया है और आपको दिया हो कि ऑक्सीजन इज A ग्राम्स, हमारे फ्यूल में पहले से A ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है, तो आपको बाहर से इसको जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, X प्लस वाई प्लस जेड या X प्लस वाई प्लस जेड माइनस A? माइनस है। यस, अब हमें टोटल इतना चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन एक्चुअल कितनी बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, दैट विल बी टोटल माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल दिया ही नहीं है कॉम्पोजिशन में, इसका मतलब जितनी चाहिए वो सारी की सारी हमें बाहर से चाहिए, अंदर उसके कॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन नहीं है। सो वी ऑलवेज कैलकुलेट नेट O2, दैट इज टोटल माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट। एक बार नेट O2 निकाल लिया तो वेट ऑफ एयर, अब O2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, एयर के टर्म्स में। हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा आपको कि कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन आता है वेट ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड। अब ये एयर हम O2 हम किसके थ्रू दे रहे हैं, एयर के थ्रू दे रहे हैं। अब कितना वे एयर चाहिए आपको, अब उस ऑक्सीजन को आप एयर में कन्वर्ट करोगे, तो कैसे करोगे, अगर वेट निकालना है तो हमें पता है 100 ग्राम में 23 ग्राम ऑक्सीजन है, या 100 ग्राम एयर से हमें 23 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है, तो जितना हमें नेट O2 हमें चाहिए
वो कितने ग्राम एयर से मिलेगा? अब देखो एयर, दिस इज एयर, दिस इज ऑक्सीजन, हमें किसका निकालना है? वेट ऑफ एयर। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में 100/23 होगा या 23/100? पहले तो ये देख लो, है यूनिटरी में, ये यूनिटरी 23 होगा मेथड ही है। हाँ, या मैम ये यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन अब बैठ के 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इसमें सीधे सीधे इट विल बी 100/23। अब कितने के लिए चाहिए? हमें कितने ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है? नेट O2, जो हमने अपने कैलकुलेशन से नेट O2 निकाला है। दिस इज द एक्चुअल ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड टू बर्न, और वो हमें कितने ग्राम एयर से मिलेगी? 100/23 इंटू नेट O2। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एयर अगर कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए क्या करोगे आप? नेट O2 इन वॉल्यूम्स कैलकुलेट किया और उसे 100/21 यूनिट विल बी मीटर क्यूब, राइट? यस मैम यहाँ थोड़ा सा नाउ लास्ट पॉइंट मैम इज, तो ये जो weight of एयर जो था 100/23 ये फिक्स रहेगा ना मैम? हाँ ये फिक्स रहेगा हमेशा 100/23। वेट निकाल रहे होगे तो 100/23 से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम निकाल रहे होगे तो 100/21 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ ध्यान क्या रखना है, अगर आपको फ्यूल वेट में दिया हो कि 1 kg, वेट से वेट ही ऑफ एयर निकलेगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ एयर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 kg को से आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना शुरू कर दें। वेट से वेट ऑफ एयर, वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ एयर निकलेगा। अंत में जाके हम उसे अगर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन, अब आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑल्सो, तो और पूरा डेटा वेट के अनुसार दिया, तो उससे आपने वेट ऑफ एयर निकाल लिया इससे, फिर उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू वॉल्यूम। फाइनल आंसर यहाँ मान लो जो भी आया, मान लो ये x आया, ठीक है, वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन इज x ग्राम। अब न्यूमेरिकल कह रहा है कि उसका वॉल्यूम भी बताना है, तो अब इस x ग्राम ऑफ एयर को हमें किस में बदलना है? वॉल्यूम ऑफ एयर। कैसे बदलोगे? वही STP का रिलेशनशिप कि 22.4 लीटर्स of the air has molecular weight equal to 28.9 just a minute 28.97 ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली हम अभी बस ग्राम की बात करेंगे। 28.97, राइट? तो इतने ग्राम एयर का वॉल्यूम क्या होगा? सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ x ग्राम ऑफ एयर? तो इट विल बी x, अब इंटू 22.4 अपॉन 28.97 या इंटू 28.97 अपॉन 22.4। वॉल्यूम में बदलना है वेट को, तो जिसमें बदलना है 22.4 अपॉन 28.9। यस, जिसमें बदलना है उसकी वैल्यू ऊपर होगी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में। हाँ, इट विल बी x इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 28.97, राइट? सिमिलरली अगर वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट किया, मतलब पूरा डेटा आपको वॉल्यूम में दिया हो, कॉम्पोजिशन और सब कुछ वॉल्यूम वाइज दी है, और अब आपसे कह दे कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द एयर, तो तब क्या करोगे? अब मान लो आपने 100/21 से मल्टीप्लाई किया और y मीटर क्यूब आपका अगर आंसर आया है, तो अब उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करोगे? इट विल बी y इंटू, अब हमें बदलना है वेट में, सॉरी, यस विवेक, यस मैम, y into 28.9 by 22.4. yes, it will be y into 28.9 divided by 22.4. This is how, these are the concepts. I'm not saying this is how we are going to do the question. अब तो हम आपको समझाने एक्चुअल में जा रहे हैं। अभी तो I have just shared you the principles that are associated during the calculation. Now I'm going to show you सबसे important कैसे weight और volume निकाला जाता है वो, और फिर ये concept net O2 निकालेंगे, फिर हम weight of oxygen, weight of air, weight of volume of air कैसे निकालते हैं, that I'm going to show you with the help of these concepts only, right? So let us proceed to the, now let me explain you the combustion reactions. ठीक है, देखो अब कैसे किया जाता है क्वेश्चन। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू दैट विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंट्स। सबसे पहले आपको अगर एक एलिमेंट दिया है तो आपने एक एलिमेंट की कंबशन रिएक्शन लिख दी, आपने काम, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट, और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का,
1 kg कार्बन या एक की जगह फिर 10 के 1 kg कार्बन को जलाने के लिए कितना वेट ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड. सो व्हाट वी डू, सब अगर एक एलिमेंट दिया है तो सबसे पहले हम उसकी कंबशन रिएक्शन लिखेंगे 1 मोल के लिए, और वेट अगर दिया है तो वेट के हिसाब से वेट वाइज शुरू होंगे. वेट वाइज मतलब अब 12 ग्राम के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट. सो 1 केजी के लिए कितनी, या 12 केजी कर दो क्योंकि ग्राम को केजी में बदलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में into 1000 होगा, तो बी ओनली सेम. देयरफॉर 1 केजी के लिए 1 केजी ऑफ कार्बन को जलाने के लिए oxygen is required, it will upon 12 1 kg में आएगा, right. Unit will be kg. now अब ये this is the oxygen. यहाँ तो net O2, तुरंत net O2 पे जाओ क्योंकि net O2 is equal to total फ्यूल. तो ये तो फ्यूल है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट की कंबशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जितना नेट O2 इज इक्वल टू टोटल O2. तो अब देखो, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है. नाउ वेट ऑफ एयर, हमने वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया 32/12. सो वो वेट से वेट निकलेगा, ये याद रखना. सो वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ एयर विल बी इक्वल टू, अब नेक्स्ट क्लास में आई विल बी, अब यहाँ पर हम बीच में नहीं स्विच कर रहे हैं, कल हम आपको पेपर पेन से ही शुरू करेंगे. वेट ऑफ एयर विल बी इक्वल टू, बताओ बेटा, इट विल बी नेट O2 और टोटल O2 इन दिस केस, क्योंकि नेट और टोटल सेम है, इनटू 100/23 या 100/21, वेट निकाल रहे हो 23. यस. तो ये आ गया आपका 32/12. जरा बताइएगा कैलकुलेट करके, 32/12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23, कितना वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड आया. व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस. मैम 11.59. चलिए 11.59, और यूनिट क्या आएगी केजी में, क्योंकि हमने बात कर रहे हैं 11.59 kg ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन. इतनी बात, किसी को कोई डाउट हो प्लीज, दोज हु आर इन द क्लास, एनी डाउट इन दिस स्टेप. मैम अगर फ्यूल के कंपोजिशन में नहीं बताएगा कि O2 है या नहीं तो हम नहीं लेंगे उससे. नहीं लेंगे, नहीं बताया है तो वो जीरो ही होगा, दिया है तभी हम कंसिडर करेंगे. ये तो एलिमेंट है, तो कार्बन में अब ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता. यहाँ और कोई डाउट बेटा? शुड आई प्रोसीड? तो आगे बढ़े. अब नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हम अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट अब वॉल्यूम. वेट तो निकल आया, वेट से वेट निकलेगा. नाउ व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर. तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ एयर में बदलेंगे. कैसे, वेट ऑफ एयर इनटू वही क्या मल्टीप्लिकेशन, 22.4 लीटर्स ऑफ एयर हैज मॉलिक्यूलर वेट 28.97. तो अब हमें देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, तो वॉल्यूम ऊपर रखेंगे एयर की और वेट नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में. एम आई राइट? यस मैम. इट विल बी वेट ऑफ एयर इनटू 22.4/28.97. yes, it will be 22.4 upon 28.97 and unit will be meter cube. So tell me what is the answer. इसका था 11.59 into 22.4, 8.96 meter cube.
तो दिस इज द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ योर 1 kg ऑफ कार्बन। अब इसी में डेटा चेंज कर देते हैं, तो जल्दी से जरा करिए दूसरा क्वेश्चन, आप ये करिए, फिर हम उस टाइप में पहुंचे जहां एक से अधिक दिया होता है। आई एम जस्ट सीइंग कि अगर इस शीट में मैंने वो क्वेश्चन दिया है, और बड़ा फेवरेट है ये यूनिवर्सिटी का। इसमें मैंने 1 kg वाले नहीं लिए गए हैं। लिख लीजिए जरा क्वेश्चन और करके मुझे आंसर बताइए। कैलकुलेट, हाँ ये रहा एक ट्यूब का। कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। अब 3 kg, 5 kg, 10 kg जितने के लिए आए, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। इस वाली शीट में हमारा क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। 3 kg के लिए जरा निकालिए। आप शेयर शीट होता है। हाँ रोशन स्टेप बाय स्टेप करा है, जैसे उधर ही से वैल्यूज चेंज कर दी। कॉपी में अच्छे से ये क्वेश्चन लिख के करके हमें बताओ। I am not interested in the answer right now. I am interested in your method so that you are aware. Weight of air निकाला, weight of air निकाला, क्योंकि मैं इसमें इससे आंसर तो तुरंत आ जाएगा जब 1 kg के लिए इतना चाहिए तो। मैम वेट ऑफ एयर 13.04 मैम। वेट मैम 34.7। हाँ, और विवेक तुम्हारा, तुम कुछ और आंसर बता रहे हो। विवेक ही बोल रहे थे ना सबसे पहले। हाँ मैम मेरा गलती आ गया मैम, हमने वो मल्टीप्लाई नहीं किया है। हाँ देखो यही स्टेप्स रहेंगी। 1 kg के लिए 32/12, तो 5 kg के लिए कितना चाहिए होगा, 32/12 इंटू 5। तो वेट ऑफ एयर विल बी टोटल O2 इंटू 100/23 इंटू 5, 34.77 kg। सिमिलरली अब उसके वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, उसी को 22.4 डिवाइडेड बाय 28.97 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर? या मैम है ना, हाँ 892 मीटर क्यूब। देखो आंसर अभी इसीलिए हमने शेयर्ड रखा जिससे आप लोग इजीली समझ सकें और उसी के वैल्यू चेंज कर सकें बस। पर ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में जरूर कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को 2 नंबर में ही पूछ डाला, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 kg, या किसी क्वेश्चन का सब पार्ट बना के 5 नंबर में पूछ लिया। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो किस में रखता है, राइट? So this is the first type of question. Now let us move to the questions in which आपको एक फ्यूल का composition दिया होगा और फिर कहा जाएगा कि calculate the weight and volume of the air required for the combustion of the fuel. उसके लिए देखिए, जब एक से अधिक है, हमने आपको बताया है एक से अधिक जब भी होगा हम सबसे पहले उसको टैबुलर फॉर्म में कंपाइल करेंगे। इसलिए टैबुलर फॉर्म में कंपाइल करेंगे जिससे हमारे लिए भी जगह की भी, क्योंकि एक ही कॉपी मिलती है आंसर शीट, बी कॉपी नहीं मिलती। नंबर 2 टाइम सेव होगा, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट दिया होता है हम उसकी कंबशन रिएक्शन, हम आपको कंबशन रिएक्शन लिखेंगे।
फिर हम वेट या वॉल्यूम जो भी पूछा है, हम दोनों के साथ चल रहे हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू बोथ. वेट ऑफ O2 रिक्वायर्ड और अगर वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड. वॉल्यूम दिया होगा फ्यूल का, तो अगर यहीं पर कह देते कैलकुलेट दी वॉल्यूम और वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कार्बन. तो 1 मीटर क्यूब ऑफ कार्बन मीन्स आपको वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी, वॉल्यूम से वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालोगे. तब हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकालते हैं. तो ये दोनों कॉलम्स हम एक साथ दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर उस कॉलम को रखेंगे. नाउ दिस विल एंड फर्स्ट कॉलम आई एम गिविंग फॉर द कंबशन रिएक्शन. हाउ डू वी राइट डाउन द कंबशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें या बड़ा टाइम लग रहा है. तुम लोग कोई भाई ऐप बनाओ, कुछ डेवलप करो हम जैसे मास्टरों के लिए, टू इम्प्रूव दी राइटिंग. अब इस तो पूरी हाँ देखो भाई, इतने गैजेट्स हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा इस पर खर्च करने. सबके लिए लैपटॉप पूरे परिवार के लिए अलग है, क्योंकि सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. हाँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अब उस अपने चलिए तो कुछ ढूंढो, कुछ बनाओ हम हमारे जैसे मास्टरों के लिए. तुम लोग कंप्यूटर साइंस वाले, ये IoT वाले हो ना तुम सारे? IT भी है तुम लोग के साथ? IT वाले भी हैं. हाँ भाई, तुम लोग से ज़्यादा हमें अपेक्षाएं रहती हैं CS के कंपैरिजन में. IT वाले ज़्यादा, हाँ IT वाले जरा ज़्यादा इनोवेटिव हैं. I for इनोवेशन ऑल्सो. चलो लेट्स सी. देखिए नाउ हाउ टू राइट द कंबशन रिएक्शन. हम जो कॉमन एग्जाम में आपको एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, कंपाउंड्स, उनकी कंबशन रिएक्शन लिख के दिखा रहे हैं. फिर उसके बाद आप किसी की खुद भी लिख सकते हो और अपने आप वेट और वॉल्यूम निकाल सकते हो. कंसेप्ट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन के लिए कंबशन रिएक्शन, सबसे पहले कार्बन की तो सबको आनी चाहिए और सबको पता ही है हम कंबशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं. उस एलिमेंट का 1 मोल लिखा और फिर उसका प्रोडक्ट बनाया. प्रोडक्ट मतलब, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्साइड बनाना. कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन. अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन H2O बनाता है. सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. इतने याद रखने हैं बस. अब देखो, C से CO2 आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर अब उसके हिसाब से अब 1 मोल कार्बन के लिए अब देखो आपने अब ऐड किया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के जुड़ने से होगा. नाउ आफ्टर राइटिंग द कंप्लीट रिएक्शन, नाउ बैलेंस द रिएक्शन. यहाँ हमेशा 1 मोल रहेगा. इस रिएक्टेंट के पहले जिसके लिए लिख रहे हो उसके आगे हमेशा 1 रहेगा. फिर उसके हिसाब से बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे. तो देखो यहाँ रिएक्शन बैलेंस्ड है, हमें कोई बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं है. राइट. नाउ वंस यू हैव रिटन द कंबशन रिएक्शन, अब देखो क्या करो. वेट के लिए इसका वेट वाइज लिखोगे. अकॉर्डिंग टू वेट और अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर आपका न्यूमेरिकल में x ग्राम दिया हो तो कितने, what will be the weight of O2 required? It will be x into, देखो यस, ऑक्सीजन का वेट ऊपर रख देना और एलिमेंट का वेट डिनोमिनेटर में रख दो, x upon 32. This is how we do calculate the weight of oxygen for the given element or substance. नाउ वॉल्यूम अगर पूछा जाए, मान लो यहाँ वॉल्यूम के बात की गई होती कि 1 मीटर क्यूब कार्बन के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तब देखो अगर अब यूनिट मीटर क्यूब में हो जाएगी तो न्यूमेरिकल में अगर x मीटर क्यूब दिया होता तब कैसे कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ O2. याद रखना, वॉल्यूम के लिए हम मास नहीं देखेंगे, अब 12-32 नहीं देखेंगे. वॉल्यूम के लिए हम जो बैलेंस रिएक्शन में एलिमेंट के आगे कोफिशिएंट या नंबर लिखा होगा उसके आधार पे कैलकुलेशन करते हैं. वॉल्यूम क्या कैसे डिनोट होता है? वॉल्यूम इस एलिमेंट्स हर इस रिएक्शन में के आगे जो नंबर लिखा है हर एलिमेंट के या कंपाउंड के, उसको वो दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम. सो यहाँ रिएक्शन के अनुसार कार्बन का कितना वॉल्यूम है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन?
क्या डिजिट लिखी है इसके आगे? व्हाट इज द नंबर? कितने मोल्स हैं? 1 मोल, और ऑक्सीजन के आगे? वो भी 1 मोल है। 1. दैट मीन्स आपका 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन के लिए हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? 1 मोल। 1 ओनली. सो x, अगर x वॉल्यूम या x मीटर क्यूब न्यूमेरिकल में दिया होगा तो उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट अगर आपको करनी होगी तो कैसे करोगे? x into 1. गॉट इट और शुड आई रिपीट इट? नो मैम, गॉट इट। गॉट इट. तो ये ध्यान रखना है, वेट निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूलर ये आप इसके मोलर मासेस के हिसाब से निकालोगे. वॉल्यूम निकाल रहे होगे तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे. ऑक्सीजन का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ जो एलिमेंट है. ना सेकंड रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो फ्यूल में होता ही होता है और हाइड्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, तो H2 के फॉर्म में ही रिएक्शन लिखेंगे, H के फॉर्म में नहीं लिखते हैं. H2 की रिएक्शन होगी. तो अब देखो H2 से क्या बनेगा? H2O. तो हमने प्रोडक्ट लिख लिया. किसके जुड़ने से? हाँ, O2 के जुड़ने से. तो O2 भी और डायटोमिक गैस है तो O2 ही लिखते हैं, O नहीं लिख सकते. अब बैलेंस चेक कर लें इसे. देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन. तो यहाँ तो हम 2 नहीं कर सकते, यहाँ हम 2 कर देंगे तो हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा, जो हम कर नहीं सकते क्योंकि कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन फॉर 85 क्विकली 1 मोल 1 मोल मैम. तो हम वहां नहीं चेंज कर सकते, तो हम यहाँ कर सकते हैं. इसको क्या कर देंगे? आधा, हाफ, बैलेंस करते वक्त. इज इट क्लियर? H2 प्लस O नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्सीजन इज अ गैस, डायटोमिक गैस, तो O2 के फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब एक मॉलिक्यूल ना लेके उसका आधा, हाफ O2 गिव्स H2O. नाउ इट इज बैलेंस्ड, राइट? अब जरा देखते हैं वेट के अनुसार. अब वेट के हिसाब से मान लो अब इसका न्यूमेरिकल में y ग्राम दिया हो तुम्हें मास, या वॉल्यूम y मीटर क्यूब दिया हो, तो अब वेट अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलर मास लिखोगे. हाइड्रोजन का क्या होगा? 2. और ऑक्सीजन का कितना होगा? देखो 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16. तो y ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी y इंटू 16/2. y by 16 y into 16/2 और y into 8. Am I right or am I clear to everyone? Yes मैम. समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? नाउ वॉल्यूम कौन बताएगा? अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी इसी में तो y इंटू 1/2 मैम. ये किसने आंसर दिया? रोशन ने? मैम हर्ष. हर्ष. इस हर्ष का तुम्हारी रोशन के पास बहुत मिलती है हर्ष, तो मैं तो यस हाँ, मतलब जब वहाँ मिलती है ऑनलाइन तो बहुत रिजल्ट करती है. इट इज हर्ष हैज सेड why is he correct? Satakshi, is Harsh correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, he is correct. So this is how we calculate the volume of O2 required for 1 volume or y meter cube of hydrogen given in the tube. So I will be continuing tomorrow. ज़्यादा content समझ में आ गया है. 2-3 substances जो और हैं उनकी reaction और दिखा के tomorrow I will be discussing the questions in which more than one element is being given in the question. As it is 9:42. So I'm just downloading the attendance. Yes, I have done. Please, you people can leave the meeting. Thank you and take care.
ये कैलेंडर पे आप लोगों को दिख रही थी ना ये वाली क्लास? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। सो आपको जो सर्विसेज उठानी है, डेटाबेस उठा लेना, एंड कंप्यूटिंग की हम लोगों ने की थी। कंप्यूटिंग आपकी हार्डवेयर वाली है, एंड एनालिटिक्स अगर आप उठाना चाहो एनालिटिक्स में से ले लेना। उसके बाद हम लोग ने नेटवर्किंग के बारे में बात की थी, डेवलपर टूल्स बात किए थे। डेवलपर टूल्स हमारे सर्विस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो पास में आते हैं, ठीक है। स्टोरेज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, कंप्यूट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उसके अलावा जो हमारा डेटाबेस है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सो कैन यू कनेक्ट, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन के हिसाब से सर्विसेज बनती हैं, ठीक है। सर्विसेज को हम अलग अलग सर्विस मॉडल्स में रखते हैं। सबसे बेसिक जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मेनली हार्डवेयर हो गया। उसके बाद हमारे डेवलपर टूल्स आते हैं जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होते हैं, पास होते हैं। सास की तरह हम लोग यूज करते हैं उसको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। सो अभी आपको ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये मेनली या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी दिखेगी या फिर पास दिखेगी। अगर उसी में कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जिसको आप यूज करते हो एंड यूजर की तरह, तो वो सास की कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्योंकि आपको ये डिफरेंशिएट भी करना है कि कौन सा सर्विस मॉडल आप यूज कर रहे हो। सब क्लाउड है, डिपेंड करता है कि कंपनी उसको पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड किस तरीके से ले रही है AWS से, ठीक है। तो अब किसी को ये वाला कंफ्यूजन तो नहीं है कि आपको करना क्या है? गॉट द पॉइंट? समझ में आया कि क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या किस तरीके से MS वर्ड की जो फाइल बनानी है, बेसिकली वही आपकी प्रेजेंटेशन भी होगी आगे। सो वही प्रेजेंटेशन का डेटा मैं अभी आपसे बनवा ले रही हूँ, क्योंकि वो डेटा आपको लिखना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे अभी पूछ लो। AWS क्लाउड की 5 सर्विसेज लेके आनी है। इफ आई क्लिक ऑन द डेटाबेस, आपको ये दिख रहा है ना, ये डेटाबेस की सर्विसेज खुल रही हैं। ये DB आपका डायनामो NoSQL डेटाबेस हो गया, आपका ये अरोरा है, रिलेशनल डेटाबेस हो गया, MongoDB है, ये डॉक्यूमेंटेड इनका DB है Amazon वालों का। तो ये सारी इनकी सर्विसेज है, ठीक है। व्हेन आई क्लिक ऑन द नेटवर्किंग, सो I'll get द नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। गेटवे मिलेगा हमारा API का। API हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिससे हम अलग अलग कनेक्टिविटी करते हैं अलग अलग फंक्शंस की, वेब सर्विसेज की, वो हो गया। उस तरीके के आपके अलग अलग तरीके की सर्विसेज हैं। एंड प्लीज एक्नॉलेज, बिकॉज यू गाइज shut your mouth all the time, so it gives me this type of impression you are not even listening. So I need acknowledgement from your side कि आपको समझ में आ रहा है ना कि चीजें क्या बताई जा रही हैं। Yes, ma'am. ठीक है। सो ये AWS हुआ। इसी तरीके से आप गूगल पे डालना माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज, आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज मिल जाएंगी। और जो गूगल है, गूगल की सर्विसेज यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। मैम IBM की भी सर्विसेज है मैम, क्लाउड सर्विसेज। IBM की है। IBM को सबसे बाद में प्रेफरेंस देना, IBM को आपको नहीं लेके आनी, IBM यहाँ पड़ी हुई है सारी, ठीक है। और IBM को आप आज सच याद नहीं कर सकते हो। आप अगर कोशिश करना आपको 1-2 नाम याद हो जाए, हालांकि IBM कोई पूछता नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल सर्विसेज है। जो अब सबसे ज्यादा चल रही है वो AWS चल रहा है, उसके बाद गूगल चल रहा है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको टोटल 15 सर्विसेज, एंड 15 में भी लेट मी क्विकली टेल यू कि कितना डेटा आपको डालना है। जैसे मैं ऐप मैश पे अगर क्लिक करूं, so what I get overview here, ठीक है। so you need to pick this overview कि आप यहाँ से डेटा उठाना कि ये ओवरव्यू है और उठा के कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। ये सिर्फ कॉपी पेस्टिंग है आपकी और कुछ नहीं है, और आपकी रीडिंग है। तो मेन तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि भाई ऐप मैश है, ये नेटवर्किंग की सर्विस है, किस कैटेगरी पे आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बच्चे आपको अगर सर्विसेज क्लियर है ना, तो आप जब एक पर्टिकुलर सर्विस को पढ़ोगे, चाहे आप AWS से पढ़ो, चाहे आप उसको माइक्रोसॉफ्ट से पढ़ो, चाहे आप उसको गूगल से पढ़ो, कैटेगरी वही 3 ही रहती है। जो फुल स्टैक है ना हमारा, फुल स्टैक हमारा 3 तरह से चलता है।
या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या PaaS बन जाएगा, या SaaS बन जाएगा। तो SaaS पे अगर होगा तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप खुद भी एंड यूजर हो। तो नॉर्मली इनकी सर्विसेज SaaS की तरह हमें नहीं दिखती हैं, ये PaaS या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही दिखती है। गॉट द पॉइंट? बिकॉज आप ऐप मैश को, अगर इसका SaaS वर्जन होगा तो आप ढूंढ के देख लेना, आपको मिल जाएगा नेट पे उसका लिंक। अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जहां तक मुझे पता है इनके SaaS के लिंक नहीं है, बिकॉज ये कंपनीज के लिए बने हुए हैं। अगर इन्होंने इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बनाए हैं उनके किसी काम के लिए, देखो नेटवर्किंग वाला तो खैर वैसे ही नहीं मिलेगा। डेवलपर टूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग की हम लोगों को ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग स्टैंड अलोन यूजर्स हैं घर पे, तो हमें नहीं पड़ती जरूरत। अगर कोई कंपनी सेटअप कर रहा होगा तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो डेवलपर टूल्स के इंटरफेस मिल सकते हैं जो SaaS की तरह ओपन होंगे। तो अगर ऐसा है तो आपको वो नेट पे मिल जाएगा, उसका क्या बोलते हैं, वेबसाइट मिल जाएगी या उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत रेयर केस में है, उतना आपको डिग करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको आप बाद में डिग कर सकते हो, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, चूज एनी 5 सर्विसेज आउट ऑफ दीज पूल ऑफ सर्विसेज। ये जितनी लिखी हुई है ये ओवरव्यू है, इनके अंदर सर्विसेज पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको वहां पे जाके उनके बारे में डेटा कॉपी पेस्ट करके लेके आना है, बस। सेम चीज आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिपीट करनी है, सेम चीज आपको गूगल के साथ रिपीट करनी है। गूगल वाले में मैंने आपकी हेल्प कर दी है, बिकॉज गूगल वाली मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी है सर्विसेज, और सबकी 2-2 3-3 लाइनें लिख दी है, कुछ को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। IBM क्लाउड सबसे बात की बात है। IBM क्लाउड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लीव इट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और बाकी ये जितने आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे जितने क्लाउड के, ये सब रीड करने वाले हैं। इनमें आज सच कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जो कंसेप्ट था वो आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, कि क्लाउड क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं क्लाउड की, और उसके अंदर हम लोग सर्विस मॉडल को हम लोग किस किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको रीड करना है। ठीक है, कर लेंगे बच्चों फिर इतना काम आप लोग। नोट्स ये मैं आपके अपलोड करा दूंगी, नोट्स आप अपने पढ़ लेना, और पढ़ के सिर्फ आपको याद करना है। बाकी कंसेप्चुअल इनमें किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज ये कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट्स यू कैन आस्क मी, जो चीजें आपको याद करनी है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। Okay, so if you have any issues with these service models और क्लाउड की जो हम सर्विसेज इंप्लीमेंट करा रहे हैं, वो किस तरीके से हम क्लाउड को चूज कर रहे हैं, वो सब आप पूछ सकते हो। ये कुछ हमारे रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का क्या बताना है आपको? वो मतलब भूल गए मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहे, वो होता क्या था मैम? नहीं, इलास्टिसिटी पहले आप मुझे बताओ, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, डिक्शनरी में मतलब बताओ। लेट मी आस्क यू फर्स्ट कि आपको कहाँ तक पता है इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। डिक्शनरी से सारे वर्ड डिक्शनरी से उठ के आते हैं, रियल वर्ड से उठ के आते हैं। तो आप मुझे बताओ इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। फिजिक्स का टर्म है ये। मैम लचीला होता है मैम, इलास्टिसिटी नहीं, हिंदी में नहीं बताना, लचीला हुआ, उसका मतलब बताना बेटी। ट्रांसलेशन नहीं पूछा है मैंने, मतलब पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। मैम कोई अगर फोर्स होता है तो उसकी मतलब लंबाई बढ़े या घटे और फिर से वो रिस्टोर कर ले अपनी पहली वाली पोजीशन को, फोर्स जब ओके। अगर आप इसको सर्विसेज के टर्म्स में सोचो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज। तो सर्विसेज कितने तरह की हमें मिल रही हैं, आप मुझे पहले सर्विसेज बताओ कि क्या क्या सर्विसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स।
किस किस तरह की सर्विसेज मिल रही हैं? भाई अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन लिखोगे तो रैपिड इलास्टिसिटी को तो साइड में करो, पहले बताओ सर्विसेज कौन कौन सी हैं। पहले मुझे आपसे पूछने दो ना कि आप किस चीज से कनेक्ट होते हो। अब मैं आपसे पहली डेफिनेशन पूछ रही हूँ, डेफिनेशन बताओ मुझे, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जिसमें डाटा स्टोर करके और अगर फिर से रीस्टोर भी आप कर सकते हो इसमें। Again, it's not about the storage only. Then what is the point of giving you overview all the time using this PPT? Again you are coming with that concept जो आपको बचपन से पता है कि storage. तो जो यहाँ इतनी कथा चलती है उसका कोई आउटकम तो है नहीं। आप अभी भी घुमा फिरा के वहीं स्टोरेज पे ही पहुंच गए। अरे अपना स्क्रीन ही पढ़ लेते, उस पे ही लिखी हुई है सर्विसेज। इलास्टिसिटी की तो बात आप छोड़ो, वो तो दूर की बात है। पहले तो आप मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन बताओ ना। डेफिनेशन लिखोगे कैसे? स्टोरेज लिख के आओगे, और कुछ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग में, स्टोरेज ही मिल रहा है। एंड यूजर को भी स्टोरेज के अलावा बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आंखें खोल के देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अभी बोलो सर्विसेज लिखी है कंप्यूटिंग की, कौन कौन सी सर्विसेज लिखी हैं? सिर्फ स्टोरेज ही लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं मैम, डाटाबेस लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग सर्वर्स लिखा हुआ है, नेटवर्किंग लिखा हुआ है। एज एंड यूजर भी आप भी सर्वर यूज करते हो किसी के, स्टोरेज तो आप यूज कर रहे हो। तुम्हारा डेटा कहाँ जा रहा है? डेटाबेस में ही तो जा रहा है। सॉफ्टवेयर तुम भी यूज कर रहे हो, एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर तुम्हारे वेबसाइट पे भी एम्बेडेड है। तो अगर एंड यूजर आप अभी भी ये गाओगे कि स्टोरेज ही मिल रही है, तो बेटे फिर आप कुछ चीज समझ ही नहीं रहे हो। अभी भी स्टोरेज पे ही अटके हुए। स्टोरेज के साथ 50 तरीके की सर्विसेज लेते हो आप क्लाउड पे, जबकि आप एंड यूजर हो। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, कोई कंपनी नहीं हो। जब आपका मन होगा आपने सिस्टम ओपन किया, सर्विसेज ली और सिस्टम बंद कर दिया, सर्विसेज बंद हो गई। आपको उस चीज का पेमेंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पेमेंट इंक्लूड कराया है, सो आपको वो पेमेंट तब तक ही करना है जब तक आप वो सर्विस यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, आप स्टोरेज कहते हो, तो आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप उतना स्टोरेज ले सकते हो जितना आपको, चाहे मैं फ्री की बात करूं चाहे मैं पेड की बात करूं। अगर फ्री स्टोरेज आपको 5 GB मिल रहा है किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो अगर आप 1 GB स्टोर करना चाहोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 512 MB यूज करोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप 5 GB स्ट्रेच कर जाओगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी. The resources are available to you. You can increase or decrease the usage of your resources at any time. So we call it the elasticity. You can stretch your usage, you can compact your usage. So usage हम आपके टर्म्स में, आप जिन टर्म पे बात करते हो वो स्टोरेज पे ही बात करते हो। स्टोरेज के अलावा बहुत सारे यूसेज हैं जो हम यूज करते हैं सर्विसेज। हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, हम स्केलेबिलिटी डाल सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। और ये बढ़ाने और घटाने वाला जो सिस्टम है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जहाँ पर आप रिसोर्सेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये ज़्यादा एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। उनके एम्प्लॉयज़ अगर अचानक से पीक आवर्स में उनको लगता है कि उनके कुछ सिस्टम्स बंद पड़े हैं या कहीं का ऑफिस उन्होंने शट डाउन कर दिया बिकॉज वहाँ ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी कंपनीज ऐसा करती हैं, कुछ ऑफिस शट डाउन कर देती हैं, कुछ पीक आवर्स में उनके कुछ ऑफिस ओपन हो जाते हैं जो उन्होंने टेम्परेरी पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो वो टेम्परेरी पोजीशंस अगर अचानक से कुछ ऐसा टाइम आया कि साल के कुछ मंथ ऐसे हैं जहाँ पर वो टेम्परेरी पोजीशंस या वो लोकेशन उनको ओपन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यूएस में बहुत ज़्यादा लोड होता है बिकॉज वहाँ वो हॉलीडे ड्यूरेशन होता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करो तो हॉस्पिटैलिटी उस टाइम ओवरलोडेड होती है।
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किसी आईटी सेक्टर का क्लाइंट है, समझे? क्लाइंट का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, मतलब होटल्स हैं जो हॉलीडे का ये सारा पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी तो किसी आईटी इंडस्ट्री के क्लाइंट हुए ना। मतलब कोई उनकी वेबसाइट बना रहा है, कोई उनकी एप्लीकेशन बना रहा है, कोई उनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, कोई उनकी पेमेंट की प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा है। सो उस टाइम जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर लोड आता है तो जिस आईटी कंपनी से वो जुड़े हैं उस आईटी कंपनी के ऊपर भी लोड आता है। तो वो आईटी कंपनी उस टाइम क्या करती है, अपनी सर्विसेज स्ट्रेच कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड यूज कर रही है। उसने बोला कि इस लोकेशन से लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, वहां पर लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, वहां की वेबसाइट पे ओवरलोड हो गया है, तो ये लोकेशन ओपन करो और हमारे एम्प्लॉय टेम्परेरी वाले ओपन कर दो। जो उस लोकेशन पे ही बैठे हुए हैं उन सबको क्लाउड के थ्रू सारे जुड़े हुए हैं, उनको बोलो अपने सिस्टम ऑन करेंगे और रिसोर्सेज यूज करना शुरू कर देंगे। क्यों? बिकॉज जो आपकी जो वेबसाइट है जिसपे इतनी बुकिंग हो रही है, ये सारे काम हो रहे हैं, उस डेटा का लोड कोई तो लेगा ना। सो क्लाउड यहाँ पर काम में आता है। अगर बच्चे यहाँ क्लाउड नहीं होता तो नॉर्मल आपके इन हाउस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टाइम पे बैठ जाता है, वो काम नहीं कर पाता, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, बिकॉज आपके नंबर ऑफ यूजर्स एकदम से बढ़ गए। तो पहले क्या होता था, सर्वर आपने खरीदा, डेटाबेस बनाया, पर आपने ये सोच के नहीं बनाया कि इन 3 महीनों में हमारे पास लोड एकदम से इतना ज्यादा आएगा। दिन के कम से कम 10,000 नए यूजर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो डेटाबेस में रखोगे कहाँ जब डेटाबेस है ही नहीं इतना बड़ा आपके पास? आपने फिजिकली कभी सेटअप किया ही नहीं, बिकॉज आपकी कंपनी छोटी थी। अचानक से लोड आया, जब आपने खुद ही देखा होगा ना, हॉस्पिटैलिटी जब आप बड़ा पीक टाइम होता है, आप कहीं भी ढूंढने जाओ किसी भी होटल में जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज पीक टाइम पे लोग हर छोटी से छोटी जगह भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन अब सब कुछ होता नेट के थ्रू ही है। आप जो बुकिंग करा रहे हो वो होगी नेट के थ्रू। तो अगर जिस कंपनी के थ्रू ये सारी बुकिंग हो रही है, भाई उनके पास सर्वर नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो लोग वेबसाइट का फॉर्म भरेंगे तो वो सेव होगा कहाँ जाके, जब डेटाबेस में इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर उनका सब कुछ इन हाउस था, अगर सब कुछ ओवर द क्लाउड है, तो जहां से उन्होंने सर्विसेज ली हैं जितना चाहे स्ट्रेच करो। आज तुम्हारे 10,000 यूजर हैं, पीक टाइम पे अगर तुम्हारे 1 लाख भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, वो आपको सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, बिकॉज यू आर पेइंग इट। अभी समझे? अब समझ में आया कि क्या प्रोसेस है, क्यों हम क्लाउड इस तरीके से यूज करते हैं, क्यों लोग क्लाउड प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जो लोड सिस्टम के ऊपर आता है, ये लोड अगर आपका हार्डवेयर अपने पास खुद का हार्डवेयर है तो कोई भी फ्यूचर को इस तरीके से देख के इतना महंगा हार्डवेयर आजकल खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज हार्डवेयर है, इट कैन फेल एट एनी टाइम। आप उसकी मेंटेनेंस कराओगे, उसकी सर्विसिंग कराओगे, उसके लिए किसी को रखोगे, उससे अच्छा आप ओवर द क्लाउड कर दो सारी चीजें, है ना। सो अब चीजें इस तरह काम करती हैं। तो रिसोर्सेस आप लोगों को जितने यूज करने हैं आपने यूज किए, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी बिलिंग चल रही है, आपकी बिलिंग नहीं चलती उस टाइम। स्केलेबिलिटी भी इलास्टिसिटी का ही एक पार्ट है, जहां पर आप ये सर्विसेज और ज्यादा ले सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए। तो ये कंसेप्ट आया ही इसलिए है बिकॉज कंपनी एकदम से ये चीज नहीं बता पाती है कि भाई क्या होने वाला है फ्यूचर में। हालांकि इतनी एनालिटिक्स होती है, उसके बाद भी लोग चीजें कहीं ना कहीं एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन प्रीवियसली जैसे इन हाउस चीजें रन होती थी, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है क्लाउड की वजह से। किसी भी चीज को आपको मेंटेन नहीं करना, किसी भी चीज की सर्विसिंग आपका पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग आपके लैपटॉप खरीदते हो अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर जिनका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी होगा तब भी वो ओवर द क्लाउड टूल्स यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो टूल उनके सिस्टम पे रन ही नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उसका एक इंटरफेस देख रहे हैं। वो टूल रन कहाँ हो रहा है? वो किसी और के सर्वर पे रन हो रहा है। आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन है, आपके पास और कुछ नहीं है। तो आप सोचो कितनी कन्वीनियंस है कि आपको सिर्फ एक स्क्रीन ही तो मैनेज करना है। आप स्क्रीन ले आए,
आपका सीपीयू तो कहीं और चल रहा है, आपका स्क्रीन आपके सीपीयू से चल रहा है, जो कि बड़ी मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है, 512 MB पे भी चल जाएगा और कोई फैंसी आपसे प्रोसेसर भी नहीं मांगेगा। आप डुअल कोर पे चला लो, उस पे भी चल जाएगा। डुअल कोर तो मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे पीछे वाले सॉफ्टवेयर, उससे पीछे वाले प्रोसेसर्स पे भी चल जाएंगे ब्राउजर, क्योंकि जो एक्चुअल जो टूल चल रहा है वो टूल आपके पास नहीं चल रहा, अब आपके एंड पे नहीं है, वो किसी और के एंड पे है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका हार्डवेयर अपडेटेड हो, बिकॉज आप यूजर हो, आप उसको पे कर रहे हो। तो जो हम लोग को फ्री में सर्विसेज मिलती हैं वो सिर्फ अपना कस्टमर बेस बढ़ाने की वजह से मिलती है, उसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। जो आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं ना, बहुत सारे पेड यूजर्स भी हैं, आप और हम लोगों में से भी बहुत सारे स्टोरेज के ही पेड यूजर्स होते हैं, जिनका काम 49 रुपीज पर मंथ, उनको देने में प्रॉब्लम नहीं होती गूगल को एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, बिकॉज एक पेन ड्राइव लेके चलने से अच्छा है कि आप 49 रुपीज की वो स्टोरेज लेके चलो, वो ज्यादा बढ़िया है। सो दैट इज, दीज थिंग्स आर द इलास्टिसिटी, कि जहां पर आप चीजें आप स्ट्रेच कर पा रहे हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड। सो अभी इसी चीज को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी के पास जब पीक पे लोड आया लास्ट के 3 मंथ में, बिकॉज उस टाइम पे हॉलीडे सीजन चल रहा था, तो अगर सिंपल सी एक आपकी आईटी कंपनी किसी हॉस्पिटैलिटी कंपनी को सर्विसेज दे रही होती ना, तो वो उस टाइम पे हॉस्पिटैलिटी की कोई बुकिंग नहीं होती और आईटी कंपनी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती ऐसे टाइम पे। क्यों? बिकॉज ना आईटी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और हॉस्पिटैलिटी तो बेचारी क्लाइंट है, वो तो डिपेंडेंट है उस आईटी कंपनी पे। भाई ऐसे ही तो काम चलता था। जब IRCTC पे आप टिकट की बुकिंग नहीं करवा पाते थे तो उसका मतलब है कि TCS के सर्वर बैठ जाते थे, वो उसका क्लाइंट ही तो था, है कि नहीं? AKTU जिसका AKTU को जो सर्विसेज दे रही है कंपनी, उसने इन हाउस सर्वर रखे हुए हैं, तभी तो तुम्हारा सर्वर बैठ जाता है लास्ट के 2 दिन में, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये इस तरीके से चीजें काम करती हैं, है ना, कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रोवाइडर हुआ, एक आईटी कंपनी हुई, और तीसरा हुआ उसका क्लाइंट जो उससे सर्विसेज ले रहा है ना। वो क्लाइंट हम भी हो सकते हैं, मैं और आप भी हो सकते हैं, बिकॉज हम एंड यूजर हैं। तो ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं लोगों के लिए। तो ये बिजनेस मॉडल दिमाग में रखो, ये सर्विसेज दिमाग में रखो, ये इस तरीके से काम करते हैं। तो अब when I ask about the cloud computing services, please don't come with the storage only, because storage आपके लिए important होगा, लेकिन हम कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, हम उस आईटी फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं जिसको सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर सब कुछ चाहिए, एआई के सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, एवरीथिंग। और इतने सारे मैंने आपको अमेज़न वाले दिखाए हैं सर्विसेज, आप सोचो कितने तरह की सर्विसेज हैं। क्यों बना रहे हैं लोग? पागल थोड़े हैं, इसलिए बना रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर द सर्विसेज। और मैं आपको सही बताऊं, अभी इतनी कॉपी चेक की है ना मैंने ईटी की, क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन ही नहीं लिखी है बच्चों ने, सिर्फ सब स्टोरेज लिखते हैं। आप नहीं, पूरे यूपी भर के बच्चे, जहां की भी कॉपी आ रही थी मेरे पास, क्योंकि उनके दिमाग में है ही नहीं। बच्चे, अगर बिजनेस प्रोसेस दिमाग में बैठाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? ये चीजें आपको याद नहीं करनी है, कंसेप्ट याद नहीं करने होते। जो याद करना है वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद करने, ये याद करो, ये याद करने वाली चीज है कि किस लिए टूल यूज हो रहा है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये टूल का काम क्या है। लेकिन जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझो कि भैया कंसेप्ट चल क्यों रहा है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें समझना आसान है। हो सकता है डेफिनेशन आपको, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरह क्लियर नहीं हो, लेकिन आपको वही मैं क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस तरीके से सोचो कि कंपनी में ये चीजें चाहिए होती हैं, आपको कंपनी सेटअप करनी है, आपने वहाँ सर्वर भी लगाना पड़ेगा, स्टोरेज भी देना पड़ेगा, वहाँ अपने डेटाबेस भी लगाना पड़ेगा। बच्चों, स्टोरेज का मतलब है हमारा हार्ड डिस्क, हमारा STD, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस जिनमें हम डेटा स्टोर कराते हैं, हमारी वो स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज और डेटाबेस को आप लोग कंबाइन मत करना, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, स्टोरेज और डेटाबेस। डेटाबेस का सिंपल सा मतलब है जहां इंटर रिलेटेड डेटा रखा हुआ है,
मेरे कस्टमर्स का डेटा अलग रखा हुआ है, मेरे IT एम्प्लॉयज़ का डेटा अलग रखा हुआ है, मेरे पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसका डेटा अलग रखा हुआ है, मेरे पास नेटवर्किंग का जितना डेटा है वो सारा अलग रखा हुआ है, मैंने सबके अलग अलग डेटा बेसेस बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मेरे पास कौन सा है? मेरे कस्टमर्स का डेटा। स्टोरेज का मतलब है कि मेरे पास अगर कोई मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा डेटा है जो सिस्टम में रखने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा डेटा होता है जो उनको सिस्टम में रखने की ज़रूरत होती है, हो सकता है हाईली कॉन्फिडेंशियल हो, तो वो वहाँ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं अपनी, है ना। और भी कुछ तरह की छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उनको अपना स्टोरेज चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो हार्ड डिस्क तो वैसे भी सिस्टम में वैसे भी चाहिए, बिकॉज आप OS इंस्टॉल कहाँ करोगे, अपना OS कहाँ इंस्टॉल करोगे, तो उसके लिए तो आपको अपना स्टोरेज चाहिए ही होगा, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज मिला के क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज बनती है, एक अकेला स्टोरेज नहीं होता, एक अकेला स्टोरेज इज नथिंग। जब आप रन कराने जाओगे क्लाउड पे तो सर्वर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो इलास्टिसिटी का यही मतलब है कि आप उन सर्विसेज को स्ट्रेच कर सकते हो एज पर योर नीड। एज ए एंड यूजर अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि आप स्टोरेज को स्ट्रेच कर सकते हो, बिकॉज हम डेटाबेस नहीं लेते, हम नेटवर्किंग नहीं लेते हैं, हम स्टोरेज पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो हम ले सकते हैं। अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो बेटे कंपनीज में मैक्सिमम ये सारी सर्विसेज यूज होती हैं और कंपनीज इनको स्ट्रेच कर सकती है। हो सकता है एक कंपनी ऐसी है जिससे साल के 3 महीने में जिसके पास बिजनेस आता है, उसके बाद नहीं आता, उसके बाद वो कंपनी अपना लो उस पर काम करती है, लो प्रोफाइल काम करती है, ज़्यादा काम नहीं कर रही है। जितने एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रखते हैं, अगर आपने सुना, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ रखते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं। क्यों? बिकॉज जब काम आता है, जैसे तुम अभी फर्स्ट ईयर का पेपर देने गए होगे तो तुम्हारी स्कैनिंग होती थी ना, अंदर रूम में आते थे ना 4-5 लोग स्कैनिंग करने, वो सब लोग टेम्परेरी होते हैं जो उस टाइम सिर्फ डेटा लेने के लिए आ रहे हैं। वो कब आते हैं? साल में बस 2 ही बार आते हैं, उसके अलावा वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर लोड ही उसी टाइम पे आता है कि भाई उनको डेटा कलेक्ट करके लाना है ना। तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे या डेटा कलेक्शन के लिए आते होंगे, तो वो साल के उन 2 महीनों में ही आते हैं जब हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम चलते हैं। बाकी टाइम वो कंपनी अपना कुछ लो प्रोफाइल काम कि जितना डेटा उठाया उसकी डेटा एंट्री करो, इन सब में लगती होगी। तो इसी तरह कंपनीज आपकी काम करती हैं, टेम्प पे काम करने लग जाती हैं कि टेम्परेरी काम करो। तो वही क्लाउड का भी हिसाब है कि भाई क्लाउड की सर्विसेज कंपनी ने तभी ली है जब जरूरत है, जब नहीं ली है तब नहीं जरूरत है, तो वो पे नहीं कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट उस हिसाब से आपका काम करता है, ठीक है। IBM की सर्विसेज हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मुझे जल्दी से बता दो, आपको जो मैंने टोटल 15 सर्विसेज बोली है वो किन किन सर्विस प्रोवाइडर की हैं, कोई भी बता दे, बस रिमाइंड करा दो मुझे, तो मुझे ये तसल्ली हो जाए कि आप चीजें सुनते हो। ओके, और क्या करना है इनके संग? मैम IBM इतनी है, भैया IBM को भी अकेला छोड़ दो, मैंने IBM नहीं बोला ना आपसे, ठीक है। किसी ने मुझे 3 सर्विस प्रोवाइडर्स बताया, करना क्या है पहले ये बताओ आपको उसमें। PPT बनानी है। PPT बनानी है, अच्छा, और PPT का क्या करोगे अभी बना के? अभी PPT नहीं बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। PPT बाद में बना लेना, जब मैं आपको डेट दूंगी, वो सेशनल के बाद ही आएगी, उसकी चिंता नहीं करो। सताक्षी, Yes, ma'am. Beta, can you quickly tell me what I have told you so far? Like what you guys need to do? मैम AWS और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सर्विसेज कॉपी पेस्ट करके MS वर्ड पे पेस्ट करना। ठीक है, 5-5 सर्विसेज। और कैसे लेके आनी है सताक्षी? लेके कहाँ से आएंगे? उसकी साइट। ओके, अच्छा, आयुष यादव, आयुष कुमार यादव,
या मैम। कौन सी वेबसाइट फॉलो करेंगे आयुष? ये जो सर्विसेज आप लेके आएंगे, हाउ डू यू फाइंड ये सर्विसेज कहाँ से लेके आनी है? इतना मारूंगी ना मैं तुम लोगों को, इतना मारूंगी तुम लोग सब सही हो जाओगे। गूगल खोल लेंगे ना सब लोग, गूगल का पेज ओपन कर लेंगे। साइट ढूंढने की तो आजकल जरूरत पड़ती है, सबको पता है। वहां जाके लिख देना भैया माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज, गूगल क्लाउड सर्विसेज और AWS क्लाउड सर्विसेज, है ना। जो ऑथराइज्ड पेज आता है ना उसी को ओपन करना, इधर उधर के पेज नहीं खोलना। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी। आपको वही सर्विसेज लेके आनी है बस, और 5 उठा लेना बस, ओवरव्यू 5 सर्विसेज, और हर एक सर्विस की 5 से 6 लाइन, वो भी कॉपी पेस्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस कॉपी पेस्ट आप पढ़ लेना। जो आपको प्रेजेंटेशन देना था वो अभी आपको पढ़ना है, सिर्फ सेशनल के लिए। प्रेजेंटेशन हम लोग बाद में करा लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आपसे बाद में सबमिट करा लूंगी, ठीक है। और ये वाले नोट्स मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी आज आपके। चलो भाई, रोल कॉल। अपूर्व शर्मा, अर्पित, ओके, आशीष कुमार, यस मैम। ओके, आयुष कुमार यादव, या मैम प्रेजेंट। आयुष शेखर, प्रेजेंट मैम। भास्कर, यस मैम। दिनेश, यस मैम। गौरव, यस मैम। हर्ष बंसल, यस मैम। जयंत अग्रवाल, यस मैम। हमाद, मोहम्मद राजा, यस मैम प्रेजेंट। ओके, मेहुल देव, मोहम्मद वाजिद, यस मैम। नदीम, राहुल चौधरी, यस मैम। रोहित शर्मा, यस मैम। रोशन, ओके, रुजुल, प्रेजेंट मैम। साहिल, प्रेजेंट मैम। सम्यक, प्रेजेंट मैम। सिताक्षी, प्रेजेंट मैम। सत्येंद्र, जेंट मैम। सौरभ राज, यस मैम प्रेजेंट। सौरभ रावत, शिवम भारद्वाज, यस मैम। ओके, शिवम सिन्हा, यस मैम। ओके, श्लोक राज, ओके, शुभम सिंह, यस मैम। तन्मय, प्रेजेंट मैम। ओके, वेदांत, विवेक, प्रेजेंट मैम। विवेक। कोई भाई ऐसा बच्चा हेलो, जिसका आई एम नाम वेदांत। मैंने चलिए शुरू करते हैं बेटा। स्ल्यू रेट क्या होता है? हेलो, शुरू करें बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो स्ल्यू रेट क्या होता है? स्ल्यू रेट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम, मीन्स change of output per unit time. It means
दिस इज डिफरेंशियल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज dV अपॉन dt। dV अपॉन dt क्या होता है? यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा? तो जो स्लीव रेट होगा बेटा, स्लीव रेट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम। यहाँ देखो फार्मूले में भी हमने S इज इक्वल टू, स्लीव रेट को कैपिटल S से डिफाइन करते हैं, तो S इज इक्वल टू D अपॉन dt इंटू V नॉट। S इज इक्वल टू D अपॉन dt इंटू V नॉट, दिस इज स्लीव रेट। तो यहाँ पे जो हमारा स्लीव रेट है, स्लीव रेट और का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट पर यूनिट टाइम तो है बेटा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट? एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 upon time. Yes sir. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो अगर बेटा टी की वैल्यू लेस है, तो टी अगर कम है तो एफ क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। F is तो inversely proportional to 1 upon T. हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाई फ्रीक्वेंसी को रिटेन कर सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। दिस इज स्लीव रेट। अब यहां पे देखो, अगर हमें जो फार्मूला क्वेश्चन आता है, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है वो इस फार्मूले पे आता है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट या मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। उसमें स्लीव रेट गिवन होगा, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लीव रेट। ध्यान से देखिएगा फार्मूला बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लीव रेट अपॉन 2 पाई Vm। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज सर। Vm इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल और मैक्सिमम वोल्टेज। जो एम्पलीट्यूड होगा, इट मींस दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, और पाई तो आपको पता ही है, तो फ्रीक्वेंसी आप इससे फाइंड कर लोगे। इस फार्मूले को यूज करके आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और आइडियल ओप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करोगे, तो जो स्लीव रेट होता है वो हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। जैसे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हमारा इनफाइनाइट था, उसी तरीके से स्लीव रेट भी हमारा इनफाइनाइट होगा। मींस यहाँ पे स्लीव रेट हम आपका इनफाइनाइट यूज करेंगे। तो ये आइडियल ओप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपके काम चल जाएगा, और यहाँ पे डेफिनेशन में और न्यूमेरिकल में तो काम चल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको यूज करना है तो ध्यान रखिएगा कि स्लीव रेट को भी आपको इनफाइनाइट बताना है। ठीक है, यहां तक ठीक है? अब देखिए, यहां पे एक न्यूमेरिकल है। इसी न्यूमेरिकल के लिए मैं कह रहा था कि कॉपी, अगर रफ कॉपी आपके पास है आसपास, तो इस क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन तो यहाँ दिख रहा है, आपको केवल सॉल्व करना है, ट्राई करना है कि कैसे होगा। एक इससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो जो स्लीव रेट होता है, फाइंड द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द maximum operating frequency when the slew rate of op amp, when the slew rate of op amp is
0.4 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ध्यान रखिएगा माइक्रो सेकेंड में आंसर है, एंड इनपुट सिग्नल इज 5 वोल्ट। इसका मतलब Vm की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट, स्लीव रेट दे रखा है 0.4 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी सॉल्व करके बता सकते हो कितनी आएगी बेटा? हेलो, फ्रीक्वेंसी सॉल्व करके बता, करो सर कर रहे हैं। करिए बेटा। माइक्रो सेकंड को बेटा सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ट्वेल्व 12.7 सर। 1.7 12.7 हर्ट्ज। 12.7 12.7 आगे हर्ट्ज कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब है हर्ट्ज 12.7 हर्ट्ज सर। हर्ट्ज तो कम आ रही है बेटा, क्योंकि ये 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो हर्ट्ज तो कम आ रही है। ये आएगा बेटा, देखो ये किलो में होगा आंसर। आंसर तो सही निकाले हो बेटा, 12.7 इंटू 10⁻³ आएगा। ये माइक्रो सेकंड बेटा ना 10⁻+6 ऊपर चला जाएगा, ये वाला, ये आप नहीं किए होगे शायद। जो माइक्रो सेकंड दिया हुआ है ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻+6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस। तो और वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 12.7 किलो हर्ट्ज। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, तो ये था स्लीव रेट। स्लीव रेट कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। तो स्लीव रेट पे ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस उसमें ध्यान यही रखना है कि अगर वो माइक्रो सेकंड में आंसर दे रखा है तो उसको पहले से सेकंड में कन्वर्ट कर लो, चेंज कर लो यूनिट को। अदरवाइज हमेशा जो न्यूमेरिकल होगा, जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस यही इतना आपको चेंज करना होता है, और कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है इसका बेटा PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होता है बेटा? पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता क्या है बेटा? ये होता है रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज change in input offset voltage upon change in supply voltage। PSRR जो होता है हमारा, ये होता है change in input offset voltage upon change in supply voltage, ये होता है। तो अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, और ये होता क्या है एक्चुअल में? तो जनरली जब आपके घर में कई बार आपने देखा होगा फ्लक्चुएशंस होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस सभी ने रियलाइज किया होगा कि जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज करता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये जो वोल्टेज चेंज होता है, इंक्रीज होता है, इसी को कहते हैं चेंज इन सप्लाई वोल्टेज।
सप्लाई वोल्टेज में चेंज होना, इसी वोल्टेज को हम लोग कहते हैं चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, मींस डेल्टा वी आउटपुट। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यस सर। और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मीन सर्किट का स्टेबिलिटी पॉइंट कहीं फिक्स है, एक 5 वोल्ट पे हमने स्टेबिलिटी फिक्स किया। अब 6 वोल्ट पे जैसे ही 6 वोल्ट हुआ तो वो स्टेबिलिटी पॉइंट चेंज होगा, तो वो चेंज ना हो तो उसका जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जो उसमें चेंज होता है, जो स्टेबिलिटी फैक्टर में चेंज होता है, वो कहलाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो दोनों का जो रेशियो है बेटा, उसको कहते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। और जो हमारा पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता है, ये होता है 0। जो हमारा पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता है, ये 0 होता है। यहां तक ठीक है? सर एक बार और बता दीजिएगा सर। ये इनपुट ऑफसेट वाला समझ नहीं आया। देखो ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, कोई बात नहीं। जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, ये होता है क्या, जब हम सर्किट को स्टेबल करते हैं तो किस पॉइंट पे स्टेबल है, किस वोल्टेज पे स्टेबल है। मान लो 5 वोल्ट पे वो स्टेबल है, या घर की जो वोल्टेज सप्लाई है उसके लिए वो स्टेबल है। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बढ़ेगी, तो जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो पैरामीटर, जो स्टेबिलिटी पैरामीटर डिवाइसेस का स्टेबल, ये बेसिकली डिवाइस के लिए होता है, तो डिवाइस का जो स्टेबिलिटी पैरामीटर है वो चेंज होगा। तो वो जो चेंज वोल्टेज है, जो पहले था और जो बाद में हुआ, उनका जो चेंज है, दिस वोल्टेज इज नोन एज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसी को कहते हैं चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो 0 आना चाहिए। मतलब कभी भी फ्लक्चुएशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जिससे डिवाइस आपका कभी भी डैमेज ना हो। तो PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, 0 होना चाहिए आइडियल केस में। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। तो इतने ही थे आइडियल ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये 7 पैरामीटर्स थे जो आपको करने हैं बेटा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा? आप देखो, जो हमारे इनपुट वोल्टेज हैं V1 और V2, जो इनपुट वोल्टेज हैं V1 और V2, ये हमारे एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और जिस रेजिस्टेंस के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं बेटा, इसको कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। हेलो, यस सर। कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं सर, वही बता रहा था, इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं इन दोनों को। हाँ, तो पहले मुझे क्लियर तो कर लेने दो, फिर बताओ बेटा, नहीं तो हम दोनों लोग मिक्स हो जाएंगे, जो जिनको समझना है उनको नहीं समझ में आएगा। तो जो इनपुट वोल्टेज है बेटा V1 और V2, वो V1 और V2 एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड होता है बेटा। उस रेजिस्टेंस को कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है? इसी तरीके से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है V आउट, जो आउटपुट होता है वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड होता है और उसको कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। और वैसे भी आपको पता है कि V out इज इक्वल टू व्हाट? V out इज इक्वल टू AD इंटू VD। V out इज इक्वल टू AD इंटू VD। तो यहां पे देखिए V out क्या है? V out हमारा
AD इंटू VD ही है। ठीक है, यस सर। ठीक। तो ये था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें। सर बोलोगे सर। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का सिंबल नहीं लगा होगा? अभी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अभी बेटा हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो साइन तो लगा होगा ना, लेकिन एम्पलीफायर का सिंबल है ये तो। हाँ, नहीं नहीं, साइन तो रहेगा ही, साइन रहेगा बेटा, साइन रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से इसमें कनेक्शन होता है, तो इसलिए साइन नहीं है, अदरवाइज साइन तो रहेगा ही। और अभी आप जब नेक्स्ट इस टॉपिक पे जा रहे हो उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो केवल आपको ट्राइंगल दिख गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको जा रहा हूं तो वहां बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका, देखिए बेटा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इस ट्राइंगल का ब्लॉक डायग्राम है। मींस यहाँ पे इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा। तो आज तक तो बेटा इतने सालों में ब्लॉक डायग्राम पे क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन इस बार करंट वाले पेपर में ब्लॉक डायग्राम आया है, तो इसलिए मैं करा रहा हूं। अभी इससे पहले इतने सालों से कभी नहीं आया, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ब्लॉक डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं करा देता हूं। तो अब है यहाँ पे, जब मैंने आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। शायद आपको ध्यान हो, तब मैंने कहा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि वो कई स्टेजेस में सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसी को कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखो, एक तरीके से हमने अलग अलग 4 डिफरेंट एम्पलीफायर यूज किए हैं। ये इनपुट स्टेज एक एम्पलीफायर हो गया, इंटरमीडिएट स्टेज अगेन एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर एंड पुश पुल एम्पलीफायर। तो इस ट्राइंगल जो हमारा बनाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, इस ट्राइंगल में एक तरीके से डिफरेंट 4 एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का एक एम्पलीफायर यूज किया। ठीक है, तो अब फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज द इनपुट स्टेज। फर्स्ट इज इनपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज को कहते हैं डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। इसको कहते हैं बेटा डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। और बैलेंस्ड एम्पलीफायर। हाँ, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट बैलेंस्ड एम्पलीफायर। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इनपुट होगा, यहाँ पे भी एक होगा। यहाँ पे 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है, तो इसको कहते हैं बेटा बैलेंस्ड इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डुअल इनपुट। इसीलिए इसका नाम है, 2 इनपुट है 2 आउटपुट है, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट बैलेंस एम्पलीफायर। और ये जो इनपुट स्टेज एम्पलीफायर होता है, पूरी सर्किट का जो हमारा ये इनपुट स्टेज एम्पलीफायर होगा बेटा, पूरी सर्किट का मैक्सिमम गेन, पूरे सर्किट का जो सबसे ज्यादा गेन होगा वो हमें इनपुट स्टेज से ही मिलता है। मींस मैक्सिमम गेन ऑफ द इनपुट वी रिसीव बाय द इनपुट स्टेज। किसी भी एम्पलीफायर का
जो मैक्सिमम गेन होगा वो इनपुट स्टेज से ही आता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक। तो सेकंड होता है इंटरमीडिएट स्टेज। सेकंड इज इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज है बेटा डुअल इनपुट। इंटरमीडिएट स्टेज है हमारा डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट। डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट अनबैलेंस्ड एम्पलीफायर। डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट अनबैलेंस्ड एम्पलीफायर। इसमें देखो ध्यान से, तो इनपुट एंड पे 2 एरो आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट एंड से एक ही एरो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट। और ये जो इनपुट स्टेज होगा, ये इनपुट स्टेज हमें गेन तो देगा, लेकिन उतना ज्यादा गेन प्रोवाइड नहीं करता है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो है, लेकिन हाई गेन हमें नहीं देता है, एक स्मॉल गेन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा गेन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इनपुट स्टेज से। तो इनपुट स्टेज के बराबर तो कोई भी एम्पलीफायर आपको गेन नहीं देगा, लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग टाइप का एम्पलीफायर ही है। इट मींस इनपुट स्टेज पे एक एम्पलीफायर यूज किया मैंने, इंटरमीडिएट स्टेज पे एक अलग तरीके का एम्पलीफायर यूज किया। मींस दोनों ही स्टेज में मैंने एम्पलीफायर यूज किया हुआ है। क्लियर है? इनपुट स्टेज पे भी, इंटरमीडिएट स्टेज पे। थर्ड स्टेज आती है बेटा बफर और लेबल शिफ्टर। थर्ड स्टेज आती है हमारी बफर या लेबल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है कि यहां पे कहीं ना कहीं हम डीसी लेवल को ग्राउंड लेवल से कंपेयर करेंगे। जो हमारा डीसी लेवल है सिग्नल का, उस सिग्नल के डीसी लेवल को हम कहीं ना कहीं ग्राउंड पोटेंशियल के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम डीसी लेवल को डाउन करेंगे ग्राउंड पोटेंशियल के साथ, तो इसको कहेंगे लेवल शिफ्टर। अगेन ये जो लेवल शिफ्टर है, ये लेवल शिफ्टर अगेन एक टाइप का एम्पलीफायर है। मींस लेवल शिफ्टर अगेन वन टाइप का एम्पलीफायर। तो ये क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से बोलिएगा। लेवल शिफ्टर का मतलब है लेबल करना, किसी भी चीज को बैलेंस करना। तो यहाँ पे जो लेवल शिफ्टर होगा, मींस जो डीसी लेवल है, डीसी मींस एक्स एक्सिस हमारा जो हुआ, जो डीसी लेवल है, उस डीसी लेवल को हम बैलेंस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे? ग्राउंड पोटेंशियल से। तो ग्राउंड पोटेंशियल के साथ इसको लेवल करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर एम्पलीफायर या लेवल शिफ्टर एम्पलीफायर। ठीक है? अच्छा, एक सर्किट होती है, आप लोग शायद पढ़े हो, अगर गेट्स पढ़ा होगा तो शायद आप जानते हो, अदरवाइज नहीं जानते होगे। बफर किसको कहते हो? बफर होना। आप लोग पढ़े होगे, सुने होगे नाम बफर। बफर का मतलब क्या? पढ़े हैं सर। हाँ सर, बफरिंग है सर। बफर का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है बेटा? सर एक्स्ट्रा स्टॉक टाइप में होता है वो। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं प्रतिरोध बताता हूँ। करना सर, है? प्रतिरोध करना। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं। देखो, बफर का मतलब है, जब हम बफर सर्किट्स की बात करते हैं तो बफर सर्किट्स में क्या होता है, जो इनपुट होता है ना,
वही सेम इनपुट आउटपुट पे आता है। अनचेंज आउटपुट आता है सर। हाँ, तो जो इनपुट पे आउटपुट होगा, जो इनपुट सिग्नल होगा, आउटपुट पे भी वही सेम सिग्नल आता है। तो अब आप कह सकते हो कि सर जब इनपुट पे भी वही है, आउटपुट पे भी वही है, तो हम बफर यूज क्यों करें? हम डायरेक्टली इनपुट को डिवाइस हटा के उसी इनपुट को आगे यूज कर लें, ये कर सकते हैं। तो फिर बफर का रोल क्या है? ये आपको भी सोच सकते हो ये क्वेश्चन कि बफर का आखिर रोल क्या है। बफर का क्या काम? तो बफर का बेटा काम केवल डिले प्रोवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। बफर से जो इनपुट होगा वही आउटपुट पे मिलेगा और हमें सर्किट में डिले प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो ये है हमारा लेवल शिफ्टर। और थर्ड लास्ट है हमारा, लास्ट पहले यहां से देख लीजिए एक बार। लास्ट है आउटपुट स्टेज। लास्ट वाले को हम कहते हैं आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज ये हमारा एक अलग टाइप का एम्पलीफायर होता है जिसको हम कहते हैं पुश पुल एम्पलीफायर, जिसको हम कहते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। दिस इज अगेन one type of amplifier known push pull amplifier। ये हमारा एक अगेन पुश पुल एम्पलीफायर होता है। पुश पुल एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, पुश या पुल। तो क्या करेगा? अब जैसे मान लो आपको बेटा आउटपुट पे 5 वोल्ट चाहिए, आउटपुट पे 5 वोल्ट चाहिए, पर आ रहा है 5.1 मींस या 5.05, बहुत फ्रैक्शनल वैल्यू ज्यादा आ रही है। पर आउटपुट पे आपको चाहिए केवल और केवल 5 वोल्ट। तो अब क्या करोगे? तो जब ऐसे केसेस आते हैं कि जो हमारा इंटीजर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा वैल्यू आता है, तो उसको वो पुश कर देता है, दबा देता है। तो जब 5.05 को पुश करेगा तो 0.05 वोल्टेज पुश कर देगा। तो जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा वो टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट। और हमें रिक्वायरमेंट कितने की थी? 5 वोल्ट की। तो जो आउटपुट स्टेज है, आउटपुट स्टेज पे ये 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था। तो मान लीजिए सर कि कुछ थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा रहेगा तभी ना सर वो पुश कर सकता है, नहीं तो अगर मान लीजिए 5 हमको चाहिए और मेरा आया 5.36 या फिर 5.45, तो क्या वो 4.45 को भी पुश कर देगा? नहीं नहीं, इतना ज्यादा वोल्टेज को पुश नहीं करेगा बेटा। हमने कहा फ्रैक्शनल वैल्यू को, मैंने अभी आपसे कहा कि फ्रैक्शनल वैल्यू को। इतनी लार्ज वैल्यू तो फिर वो आपको दूसरे प्रोसेस पर यूज करने पड़ेंगे। इतना ज्यादा वोल्टेज को पुश नहीं करता है। इसी तरीके से पुल है, 4.97 या 98 आया तो उसको पुल करके वो 5 वोल्ट कर देगा। लेकिन अब आपका 4.5 आ रहा है तो उसको पुल करके 5 नहीं करेगा, फिर आपको अलग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा या तो वोल्टेज ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्पलीफाई कर रहे हो वोल्टेज को, यहां तक पहुंच ही रहे हो एम्पलीफिकेशन के बाद, तो उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, तो वेरी गुड, यहां तक हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो आपका शुरू होगा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, और यहीं से एग्जाम में न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। कल आप बता दीजिएगा मुझे कि सर यस कल क्यों, आज तो हमारा एक लेक्चर है ना बेटा अभी। हाँ सर, है सर। तो अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे आपको और इंटरेस्ट आएगा इस यूनिट में, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा न्यूमेरिकल करके। तो अब हम शुरू करेंगे
क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाँ बोलो सर। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है सर, तो ओपन लूप भी कॉन्फ़िगरेशन भी होगा सर? हाँ, तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ओपन लूप था। अब जब हम क्लोज लूप बताएंगे तो उससे पहले हम बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, दोनों में प्रोसेस प्रॉपर में डिफरेंस था क्या, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपको पता तो चले कि ओपन लूप में क्या डिफरेंस था, क्लोज लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हाँ आप लोग का रूल है कि आप ये बता दीजिएगा कि हमें शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, अटेंडेंस ले लें। यस सर, ले लीजिए। ओके, अनुज मौर्य। ओके बेटा, पूर्व शर्मा। प्रेजेंट सर। अर्पित कुमार। अर्पित कुमार। अरशद। यस सर। ओके बेटा। आशीष कुमार। आशीष कुमार। आयुष कुमार। आयुष कुमार यादव। यस सर, प्रेजेंट। आयुष कुमार यादव। ओके, आयुष शेखर। प्रेजेंट सर। आयुष शेखर। भास्कर। यस सर। दिनेश मिश्रा। यस सर। फरहान अली। प्रेजेंट सर। गौरव ध्यानी। प्रेजेंट सर। हम्माद नियाज। हम्माद नियाज। हर्ष बंसल। यस सर, हर्ष बंसल। ओके बेटा, हर्ष। यस सर, हर्ष। जयंत अग्रवाल। यस सर, जयंत। एमडी राजा। यस सर, प्रेजेंट। ओके, मेहुल देव। यस सर। मोहम्मद वाजिद। बेटा किसी का माइक म्यूट कर लो। मोहम्मद वाजिद। यस सर। राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। रोहित शर्मा। यस सर। रोशन राज। ओके, रुजुल शर्मा। सर रोहित शर्मा हो गया। प्रेजेंट सर। सर राहुल चौधरी कुमार। प्रेजेंट है। साहिल कुमार। प्रेजेंट सर। ओके, सम्यक जैन। प्रेजेंट सर। सताक्षी। प्रेजेंट सर। ओके, सत्येंद्र कुमार।